देखिए साहब, संजीव कुमार सिंह जी जेल तो जरूर जाएंगे, ये क्लियर है। अभी आपने हाल में 2 अक्टूबर मनाई होगी, हम सबने मनाई थी गांधी जयंती। सच बोलो, सच का साथ दो, है ना। जब संजीव कुमार सिंह जी दुमका में बैठ करके धमकाते हैं, मानता हूँ पीड़ित थोड़े से हैं, दुख होगा बिटिया के आने का, लेकिन ऐसा दुख मैंने नहीं देखा कि आंखें निकाल कर ये केस कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे करना है तो कर दीजिए ना भैया, आप केस काहे नहीं कर देते? आप मीडिया वालों पे आके धमकाते क्यों? वैसे आधार कार्ड में जो बिटिया का आधार कार्ड है उसमें जन्म वर्ष 2008 लिखा है, उस हिसाब से तो बिटिया आज 2022 में मात्र 13 वर्ष की हुई, और 12वीं में पढ़ती थी तो पहली कक्षा में 1 वर्ष की बच्ची या 2 वर्ष की बच्ची कैसे एडमिट कर ली? कि उनके पिता जो हैं संजीव कुमार सिंह, वो इतना झूठ बोलते हैं कि स्वागत है आप सभी को। शाहरुख अंकिता केस से जुड़ा बहुत ही बड़ा खबर निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों, जो कि अंकिता का पिता है संजीव कुमार सिंह बहुत जल्द जेल जाएंगे। क्यों जाएंगे जेल, क्या है पूरा मामला? क्या शाहरुख ने अंकिता को नहीं जलाया था, या फिर जो अंकिता है उसके पिता ने ही अंकिता को जलाया था? क्या है पूरा मामला, आप लोगों को देखने को मिलेगा। किस तरह से एडवोकेट निशंत वर्मा ने कहा है कि संजीव कुमार सिंह जेल जाएंगे, तो क्यों जाएंगे जेल, उसके पीछे का कारण क्या है, आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखिए और पूरा जानकारी जानिए किस तरह से क्या है पूरा मामला, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जब शाहरुख पे, नईम पे आरोप लगते हैं, लेकिन अगर वो सिद्ध होते हुए नहीं दिख रहे हैं, माना कि माननीय कोर्ट सिद्ध करेगी, ऑर्डर करेगी फाइनली, लेकिन जब मेरी कानूनी नज़र में वो सिद्ध होते हुए नहीं दिखते हैं, और इसमें झूठ पे झूठ संजीव कुमार सिंह बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ इशिका कुमारी केवट बोल रही है, झूठ पे झूठ उनकी वकालत करने वाली नीतू झा बोल रही हैं, झूठ पे झूठ एक वो प्रिया मैडम है सामाजिक कार्यकर्ता, जो हकीकत में ये जानने को मिला है कि संजीव कुमार सिंह की भतीजी हैं उनके खुद के मुँह से। जब ये लोग झूठ बोलते हैं, जब इनकी बातें मैच नहीं करती, ना वीडियो में जैसे आप चैनल वाले इंटरव्यू ले, या फिर जैसे पुलिस में इन लोगों ने बयान लिखवाए हैं, जब चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो उसका तात्पर्य यही होता है कि लाइन सीधी नहीं टेढ़ी है। तो मामला जब कोर्ट में है, ट्रायल चल रहा है, तो इसमें आप लोग यदि कोई इस केस को भटकाने की कोशिश करते हैं, ऐसा करना है तमाम लोगों का। और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी जो एक्स सीएम है, उनका कहना है कि आप लोग लगातार धमका रहे हैं जो गवाह है उसके फैमिली वाले को, इस पर क्या करना? देखिए, सवाल का फिर वही जवाब बनता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि कोई एक निशांत वर्मा या विनय दुबे किसी केस को भटका सकता है, वो लोग, ऐसा सोचने वाले लोग माननीय कोर्ट पे विश्वास नहीं रखते। हकीकत तो ये है कि कोर्ट दिशा निर्देश करता है, कोर्ट तय करता है कि किस दिशा में मामला जाएगा। अपना अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, किसी के ताऊ में दम नहीं है कि वो अधिकार छीन सके। ठीक है, एक पीड़ित पक्ष है, उसने अपना वक्तव्य रखा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आरोपी का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अगर आरोपी का अधिकार ना होता तो 2002 के मामले में नरेंद्र मोदी जेल में होता। अगर आरोपी का अधिकार ना होता, अमित शाह जैसा जो हमारा होम मिनिस्टर है वो इशरत जहां और सोहराबुद्दीन केस में परमानेंटली जेल में होता। क्यों? क्योंकि आरोपी था, गुनहगार मान लिया जाता। यूं तो नहीं होता। तो इस वजह से ये मान लेना कि कोई आरोपी है तो दूसरे लोग केस को भटका देंगे, ये आपकी कम समझ है, ना समझी है कि आप कोर्ट की विश्वसनीयता खो चुके हैं, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, और ये शायद सोचते हैं कि कोर्ट जो है वो इतना कमज़ोर है कि किसी एक निशांत वर्मा के कहने पे रास्ता भटक जाएगा केस। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग, मैं जानता हूँ, नीतू झा आपकी दुमका की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा जी, उन्होंने ये बात कही, प्रिया करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने ये बात कही, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि सिक्के का दूसरा पहलू उजागर हो, साबित हो तो बहुत आगे की बात है, उजागर हो। वो चाहते हैं कि बस जितना कहा गया है बस फांसी पे लटका दो। अरे फांसी पे लटका दो मतलब क्या? फांसी पे लटका देने के लिए आपकी राजनीतिक बातों पे नहीं चलता मामला, कोर्ट के मामले में चलता है। स्पेशल पॉक्सो अदालत में मामला चल रहा है, इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। मतलब अभी तो आप जंग की शुरुआत में भी नहीं है, अभी तो मामला शुरू हुआ है। और माननीय कोर्ट ने, आप सब जानते हैं, ये सब तो मीडिया में रिपोर्टेड है कि माननीय कोर्ट ने पिता यानी कि पीड़िता के पिता संजीव को, उनके दादा और दादी को, तीनों को हियर से विटनेस डिक्लेयर कर दिया। हियर से का मतलब है कि उनके जो भी बयान है वो तो अब कोर्ट में एडमिसिबल भी नहीं है। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड इनएडमिसिबल विटनेस। उनकी जो भी बात है उसका कोई कोर्ट में मायना नहीं रहता। तो ऐसे मामले में जब तक दूसरा पक्ष, जो भले ही आरोपी का पक्ष हो, और जिन लोगों को ये, खास करके भारतीय जनता पार्टी वाले को ये तकलीफ है कि आरोपी का पक्ष नहीं रखना चाहिए, आप ही के बहुत बड़े नेता राम जेठमलानी, फादर ऑफ लॉ इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, इंदिरा गांधी के मर्डरर्स का केस लड़ा था उन्होंने। क्या कहेंगे आप राम जेठमलानी जी के लिए? वही कहेंगे जो हमको कहते हैं। हिम्मत है तो कह के दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, मैं खास करके इसके बीजेपी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए
वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि बस उन्होंने कहा वो सही है। बाबूलाल मरांडी साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप बड़े कद्दावर नेता हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, लेकिन बड़ा कमाल का बात है कि अगर आपकी किसी नेत्री जिला अध्यक्षा ने आपको कंप्लेंट की कि भाई इस तरीके से धमकियां मिल रही हैं फलाना ढिमाका जो है, तो बहुत अच्छा किया, मैं सराहना करता हूं कि आपने डीजीपी साहब को इन्फॉर्म किया, आपने एसपी साहब को किया होगा, अन्य प्रशासन को किया होगा, जो कि करना भी चाहिए। मैं होता तो मैं भी करता, लेकिन आपने फिर फेसबुक ट्विटर पे पटर पटर लिखना शुरू कर दिया। ऐसा करके क्या हुआ? 24 घंटे में बाजी पलट गई। आप टीआरपी लेने गए थे, उल्टा पीआरटी हो गया। क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि अंत में धमकी देने वाला कौन निकला? कौन निकला? धमकी देने वाला तो नीतू झा का भाई निकला। तो क्यों ना मैं ये मानूं कि नीतू झा का कराया हुआ कांड है ये फ़ोन कांड। ये फ़ोन कांड मेरे हिसाब से तो नीतू झा ने करवाया है कि भैया ऐसा है, किसी अपने ही पहचान वाले को बोला एक सिम कार्ड ले लो, मुझको फ़ोन कर देना, और फिर मैं विनय दुबे को फंसाने की कोशिश करूंगी, जो कि हर बार हर फ़ोन हर वीडियो में उनका दिखता भी है। लेकिन मैडम, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस तरीके से फंसाने की कोशिश में बाबूलाल मरांडी जी की छाप खराब कर गई, और इसी वजह से मैं बाबूलाल मरांडी जी को कहूँगा कि आगे से होमवर्क कर लिया करें। एक मामला तो यहाँ है कि बेटी की हत्या हुई है, बेटी का इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन दूसरी ओर आप कहते हैं कि उस किशोरी का पिता जाएगा जेल क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का जो है नाबालिग थी और शादी करवा दिया। ये सभी मुद्दा उछालते रहते हैं, ये सब कहाँ तक जाएगा? देखिए साहब, संजीव कुमार सिंह जी जेल तो जरूर जाएंगे, ये क्लियर है। उस मामले में नहीं कि बिटिया की मृत्यु कैसे हुई, उस मामले में नहीं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लेकिन जिस तरीके से संजीव कुमार सिंह ने अपनी बेटी को नाबालिग घोषित करवा दिया, उसका मूल जो आधार है, जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो संजीव कुमार सिंह की है। 23 अगस्त 2022, जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ उससे मात्र 1 किलोमीटर दूर, उस अस्पताल में जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने और बाकी प्रशासन के समक्ष बिटिया ने अपना वक्तव्य दिया था, स्टेटमेंट दिया था, जिस पे खुद संजीव कुमार सिंह के साइन भी हैं और बाकी लोगों के साइन भी हैं। उसमें बिटिया ने अपनी उम्र 26 नवंबर 2003 बताई थी। 23 अगस्त के बाद 28 अगस्त को बिटिया की अनफॉर्चुनेट मृत्यु होती है, और उसके बाद यही पिता जिसने 23 तारीख को उस स्टेटमेंट पे साइन किया था, उन्होंने ना 23, ना 24, ना 25, ना 26, ना 27, ना 28 कोई भी ऑब्जेक्शन लिया कि मेरी बिटिया गलत बोल गई। 28 तारीख को अनफॉर्चुनेट मृत्यु के बाद यही पिता संजीव कुमार सिंह जाकर के पुलिस रिकॉर्ड्स के लिए 2 कागज़ देते हैं, 2 कागज़, कि मेरी बिटिया 19 की नहीं 15 वर्ष की थी। यही कहा उन्होंने। ये 2 कागज़ कौन से हैं? पहला कागज़ है मार्कशीट, 10वीं कक्षा का यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम का मार्कशीट है, जिसके ऊपर तारीख तो सेम है 26/11, लेकिन वर्ष लिखा है 2006। आप सब जानते हैं कि पहली कक्षा में भर्ती होने के लिए बच्चे को कम से कम 1 के बाद 5 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए, यानी कि 5 वर्षीय बच्चा ही पहली कक्षा में जा सकता है। लेकिन अगर मैं 2006 को इनका जन्म तारीख मानूं, बिटिया का जन्म वर्ष मानूं, तो आज 2022 में मात्र 15 वर्ष की ही होंगी। लेकिन अगर वो 15 वर्ष की होंगी तो वो मात्र 10वीं कक्षा में आई होंगी, ना कि 12वीं कक्षा में हो। और 10वीं का तो प्रमाण पत्र या मार्कशीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 10वीं में आई होंगी। हिसाब कर लीजिएगा, सबके पास मोबाइल में कैलकुलेटर है। यानी कि पिता ने कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के साथ धोखा किया। उसी तरह से आधार कार्ड में, जो बिटिया का आधार कार्ड है, उसमें जन्म वर्ष 2008 लिखा है। उस हिसाब से तो बिटिया आज 2022 में मात्र 13 वर्ष की हुई, और 12वीं में पढ़ती थी, तो पहली कक्षा में 1 वर्ष की बच्ची या 2 वर्ष की बच्ची कैसे एडमिट कर ली? क्या झारखंड सरकार ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल जी ने कोई स्पेशल ऑर्डर दिया था महाराज को, संजीव जी को, कि भाई जाकर के अपनी बिटिया जो है वो 2 वर्ष की है तो पहली में भर्ती कर दो, या 3 वर्ष की है तो पहली में भर्ती कर दो? ऐसा कोई ऑर्डर हो तो जमा करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। ये तारीखों का घालमेल है। और याद रहे, झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों के साथ इस व्यक्ति ने धोखा किया है। तो जहाँ मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि बिटिया गई है, पिता दुखी है, लेकिन पिता ने ये 2 सरकारों के साथ धोखा किया है। पिता नहीं, कोई भी नहीं बचेगा अगर कोई करेगा। गलत नाम के साथ तो ट्रेन में आप ट्रैवल नहीं कर सकते टिकट लेकर के, कि प्रशांत का नाम हो और सुरेश चला जाए, टीटी उठा के ले जाता है। अच्छा, जब एक बेटी मर गई है तो अब उसको बार बार खुरेदना निकालना, ये सब कहाँ तक जायज़ है? क्या कुरेदना? ये सब क्या, उसकी उम्र 18 साल नहीं है, 15 साल नहीं है, आधार कार्ड ये है, मार्कशीट ये है, तो बाप मान ले कि बिटिया की उम्र 19 है, जो पहले साइन किया था, तो नहीं कुरेदा जाएगा। अगर संजीव कुमार सिंह अपनी बिटिया के पहले स्टेटमेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने खुद बिटिया ने दिया है, और जिसपे उनके खुद के साइन भी हैं, मजिस्ट्रेट साहब के भी साइन है, जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे, क्योंकि उसके बाद मृत्यु हुई। और कभी कभी बड़ी बेटी के ऊपर भी लग जाते हैं कि बड़ी बेटी की भी जो उम्र है वो कम है, वो भी नाबालिग है,
सर्टिफिकेट में कुछ अलग है, यहाँ पर क्या कहते हैं डायरी में कुछ अलग है। देखिए, अभी आपने हाल में 2 अक्टूबर मनाई होगी, हम सब ने मनाई थी गांधी जयंती। सच बोलो, सच का साथ दो, है ना। जब संजीव कुमार सिंह जी दुमका में बैठ करके धमकाते हैं, मानता हूँ पीड़ित थोड़े से हैं, दुख होगा बिटिया के आने का, लेकिन ऐसा दुख मैंने नहीं देखा कि आंखें निकाल कर ये केस कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे करना है तो कर दीजिए ना भैया, आप केस काहे नहीं कर देते? आप मीडिया वालों पे आके धमकाते क्यों हैं? ये धमकियों से कुछ नहीं होता सर, कर्म करने पड़ते हैं। सवाल इशिका का आपने पूछ लिया। मैं इस समय 4 अक्टूबर 2022 को आपके साथ बैठा हूँ। पिछले वर्ष 2021 में जून के महीने में आप में से दुमकावासी कोई बता सकता है कि इनके पति कहाँ थे? जुलाई में, अगस्त 2021, सितंबर 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021, क्या आप लोग जानते हैं कि इनके पति विकी साहनी केवट कहाँ थे? बस 10 महीना पहले, 1 साल पहले जेल में थे, इसी दुमका जेल में। जाने क्यों? जानते क्यों? क्योंकि इन्हीं संजीव कुमार सिंह जी ने 2021 में, मेरे ख्याल से अप्रैल जून के बीच में, विकी साहनी केवट पे पॉक्सो का केस लगाया था, यही नगर थाना दुमका में। पॉक्सो का समझते हैं ना, नाबालिग बच्ची के साथ यौन व्यवहार किसी भी तरीके का। और विकी को जेल में रखा था 6 से 8 महीने के आसपास, एग्जैक्ट देख लीजिएगा। फरवरी 2022, इस वर्ष फरवरी 2022, माननीय कोर्ट ने वो केस खत्म किया एक आधार पे। वो आधार ये था कि लड़का लड़की और उनके परिवारों के बीच में समझौता हो गया है कि ये लोग शादी कर लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ष इशिका कुमारी सिंह नाबालिग थी और कोर्ट के आदेश में उनकी जो जन्म तारीख लिखी है उसके हिसाब से वो उस समय 17 वर्ष की थी। आज जब मूल पेट्रोल कांड जिसको आप कहते हैं उसमें जो बिटिया की मृत्यु हुई, उसमें जब स्टेटमेंट इशिका सिंह ने पुलिस में दिया तो अपनी उम्र 25 वर्ष बताई है, केस डायरी में है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 1 साल में ऐसा कौन सा खाद बीज पानी आता है कि किसी की उम्र 6-7 साल बढ़ जाए एकदम से? और यही संजीव कुमार सिंह कोर्ट में बयान देते हैं कि मेरी दोनों बेटियों के बीच में मात्र 1 वर्ष का फ़र्क है। तो इशिका कुमारी सिंह आप 2021 में, और मान के चलिए वो ऑर्डर की कॉपी में उनका जन्म वर्ष निकालेंगे तो इस समय 4 अक्टूबर 2022 को भी शायद वो 18 वर्ष की नहीं है। तो आप बताइए बाल विवाह के लिए क्या सज़ा होती है? मैं कल बाल विवाह डिपार्टमेंट में भी जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाल विवाह करने में शादी करने वाले एडल्ट, जैसे वो लड़का, लड़की के पिता, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले, बाराती, यहाँ तक के बैंड बाजा वाले और यहाँ तक के खानसामा जिसने खाना बनाया था, सबको जेल हो सकती है। कम से कम घर के लोगों को तो होती है। तो अब आपका जो सवाल था कि हम इशिका के पीछे क्यों पड़े, हमें तो किसी के पढ़ने के पीछे ज़रूरत नहीं भैया। आप अंकिता बिटिया की उम्र सही मान लो, क्योंकि अंकिता बिटिया, लोग कहते हैं कि नाम मत लिया करो, अरे वो 19.5 साल की थी, वो 19.5 वर्ष से ज़्यादा की थी। इसी बात को मैंने डीजीपी झारखंड साहब, मुख्यमंत्री साहब के पास 28 सितंबर को इन्वर्ट कराया है रांची में, और मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप संजीव कुमार सिंह, इशिका कुमारी सिंह और आपके साथ के जितने भी लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं और 2 अक्टूबर मना के आए आप लोग। जब बार बार उसका नाम का उजागर करने जब मना है, जो कि नाबालिग है, जब सख्त मना कर दिया है CWC ने कि नाम नहीं लेना है बेटिया का, उसके परिवार का, फिर आप लोग नाम लेते हैं, सोशल मीडिया में उछालते हैं। अब जिसने मना किया है जब वो खुद गलत है तो मैं क्या करूं? भले ही ना वो सरकारी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। कोर्ट का तो कोई आदेश नहीं है मेरे पास, मैंने तो नहीं देखा कि माननीय किसी भी कोर्ट ने ये कहा हो कि बिटिया का नाम मत लो। पॉक्सो का मैटर लगा है और उसी चीज़ के तो हम खिलाफ हैं। सेक्शन 12 जो पॉक्सो की है वो तो लग ही नहीं सकती, एक उम्र की वजह से नहीं लग सकती। हम नहीं मानते, हमें सज़ा देनी दे दीजिए, माननीय कोर्ट से मेरा निवेदन। अच्छा, आप लोग यहाँ क्या किसको न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं, या किसके न्याय की पैरवी आप लोग कर रहे हैं, और कौन जाएगा, किसको सज़ा होगी? बहुत बेहतरीन सवाल है आपका कि किसको न्याय दिलाने आए हैं। देखिए, शुरू से लेके अब तक एक ही बात है, जस्टिस फॉर अंकिता। अब उसका जरिया क्या है? कोर्ट। कोर्ट में जब तक दोनों मामले यानी कि पक्ष और विपक्ष की बात पूरी नहीं होती, चाहे निचली अदालत हो, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, तब तक ये कह देना कि कौन जेल जाएगा, जेल में 1 आरोपी 2 आरोपी तो बैठे हैं, शायद और भी जाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरी कानूनी समझ कहती है, जो आरोपी अंदर बैठे हैं उनका शायद कोई रोल हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उनका रोल हो। मेरे हिसाब से इसके अंदर और लोग हैं, और जब मैं चार्जशीट पढ़ता हूँ, जब मैं केस डायरी पढ़ता हूँ, जब मैं पूरे मामले की तहकीकात को समझता हूँ कानूनन तौर पे जो कोर्ट में चल रहा है,
और क्योंकि मामला सब जुड़े से इसलिए मैं कोई जज नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जितना पक्ष अब तक एक तरफा रखा गया है, दूसरी तरफ का इंतजार कीजिए। अच्छा, आप तो चार्जशीट और डायरी पढ़ने की बात कर रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे हो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हो, उनका कहना था कि नईम उर्फ छोटू का जो कनेक्शन है बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन का, तो क्या ऐसी कोई बातें जो है इस डायरी या चार्जशीट में देखने को मिला है? इस पर मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये उसी भारतीय जनता पार्टी के हैं, नरेंद्र मोदी वाले, जो मन में आया भग 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 दिया है, भग भग करते हैं। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं भूल जाते हैं कि आसाम के जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं ना, अगर एनआरसी लग गई तो उनको देश से निकाल दिया जाएगा, बांग्लादेशी हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। राजनीतिक तौर पे आपको जो बोलना है, जितना बोलना है बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी छोटे शहर का माहौल ख़राब करने के लिए हिंदू मुसलमान मत करिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा इसी शहर में मृत्यु के बाद कैसे नारे लगा रहे थे, बाहर निकालो, मारो। अबे यहाँ कोई टेरर एक्टिविटी हुई थी भैया? नहीं, कोई टेरर एक्टिविटी हुई थी, कोई आतंकवादी एक्टिविटी हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। एक बच्ची की मृत्यु हुई है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी वाले उत्तराखंड में जा कर के वहाँ के तो नारे नहीं लगाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के। आपके दुमका में बैठ के कह रहा हूँ, बिल्कुल, कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को कि कितने प्यारे से शांत शहर में, जहाँ पे हिंदू मुसलमान आदिवासी संताली सब साथ में इतने प्यार से रहते हैं, आपको राजनीति करने के लिए यही चीज़ मिली? शर्म आनी चाहिए। और इस शर्म के साथ साथ थोड़ा सा चुल्लू भर पानी नहीं कहूँगा, मैंने देखा आजू बाजू बहुत नदियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, थोड़ी शर्म वहाँ पे जाके धो करके आओ, साफ़ करके आओ। आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। किसी मीडिया वाले को कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, दूसरी तरफ यही नीतू झा और यही प्रिया है हमारे पास वीडियो कि वहाँ बैठ करके वो गद्दारो और पता नहीं मारो ये सब वाले नारे वो दिल्ली वाले वो लगा रही है, जो कपिल मिश्रा जैसा एक बदमाश इन लोगों को सिखा गया है ना। तो ये सब करना बंद करिए। ऐसा करके पता है आप क्या कर रही हैं? अपनी राजनीति ख़त्म कर रही हैं। अंतिम सवाल ये है कि आप आरोपी का जो है घर जाते हैं या आरोपियों से बात करते हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उससे अभी तक मिलने नहीं गए, आखिर क्यों? देखिए, जस्टिस फॉर अंकिता में जब मैं देख रहा हूँ कि भरोसा नहीं कर पा रहा मैं पीड़ित परिवार की बातों पर, और प्लस सरकार उनकी तरफ से लड़ रही है, तो फिर मैं उनसे मिलकर क्या करूँगा? सांत्वना दूंगा संजीव कुमार सिंह को, जो आदमी सरकारों के साथ झूठ कर फरेब करता है, उसको मैं सांत्वना दूंगा? नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर से दुमका इसलिए नहीं आता हूँ कि मुझे किसी के परिवार से मिलना है। आरोपी के परिवार से तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बात नहीं जानूंगा तो फिर दूसरा पक्ष में निचली अदालत में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कैसे रखूंगा? और जहाँ तक बात है पीड़िता के परिवार की, उनकी तो सारी बातें चार्जशीट में आ गई हैं, केस में आ गई हैं, चार्ज फ्रेम भी हो गए हैं, तो उनको मिलकर मैंने क्या करना है? और जहाँ मैंने देखा खास करके कि उनके पिता जो हैं संजीव कुमार सिंह, वो इतना झूठ बोलते हैं। मैं भैया देखिए दिल से दुखी होता हूँ जब कोई पिता अपने बच्चे को खोता है, लेकिन मैं उनसे मिल करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। उल्टा शायद मैं अगर एक आध सवाल कर लूँगा तो उनको बुरा लग जाएगा। बेहतर है कि कोर्ट का मामला है फिर कोर्ट में मिला जाएगा, इधर उधर जाने की क्या आवश्यकता? मुझे नहीं आवश्यकता। कह रहा हूँ कि दुमका स्पेशल पॉक्सो जो केस चल रहा है उसमें अब 3 नवंबर 2022 की तारीख है। मैं आप दुमका वासियों से प्रॉमिस करता हूँ उससे पहले उच्च न्यायालय से कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।